एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब हेल्प अतुल में। मैं अतुल त्रिपाठी। आज आप सभी को जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है एसएससी। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर एसएससी क्या है और एसएससी में कौन कौन सी पोस्टें इत्यादि अनेक चीजों का हम यहाँ पे डिस्क्राइब से चर्चा करेंगे। और यहाँ हमारा मेन मोटिव है एसएससी सीजीएल। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे आखिर एसएससी सीजीएल क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है इत्यादि अनेक चीजों पे हम अपने बड़े भाई साहब को आमंत्रित करेंगे कि वो आपको आए और अपनी जानकारी और अपना अनुभव साझा करें आप सभी के साथ। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने बड़े भाई साहब भवानी शंकर जी को, तो आपको आएंगे और आपको अपनी जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साथियों, सरकारी जॉब हेल्प अतुल एवं बीएसके नवोदय वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल पर जुड़ने वाले आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बताया था कि हम आगामी वीडियोस जो लेके आएंगे जो आपके लिए बेहद लाभदायक होंगे, उसमें यूपीएससी के बाद एसएससी का और अदर्स एग्जाम के वीडियोस भी हम लेके आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम एसएससी पर चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसएससी क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसएससी क्या होता है। एसएससी क्या होता है, या सीधे कह देंगे कि एसएससी क्या है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी की फुल फॉर्म हो गई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में कहेंगे यही कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी भारत सरकार के अंतर्गत एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या आयोग है जिसके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की भर्तियां करवाई जाती हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी भर्तियां करवाई जाती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी कौन कौन से एग्जाम की भर्तियां करवाती हैं। जैसे एसएससी के अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, जेडबलई यानी जूनियर इंजीनियरिंग, जेई जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। उसके साथ हो गया सीएपीएफ, एमटीएस और एक हो गया स्टेनो। उसके साथ हो गया आपका जेएचटी। ये कुछ एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी इन पे भर्तियां कंडक्ट करवाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएल का, और जैसे ही हम इनके बारे में चर्चा करेंगे तो इनका क्वालिफिकेशन इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। तो सबसे पहले सीजीएल के अंदर सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हम देखते हैं। सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। हमें इसके नाम से सीधा समझ में आ रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है ये सीजीएल। इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ये हो गया ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम। और इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट की जो भर्तियां होती हैं उसके बारे में हमारे आगे पैनल आगे में बताएंगे थोड़ी देर में। इसके बाद आपका होता है सीएचएसएल। इसका सीएचएसएल का फुल फॉर्म हो गई कंबाइंड हायर सेकेंडरी
लेवल एग्जामिनेशन। इस नाम से भी हमें सीधा समझ में आ रहा है कि ये हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होगा, यानी कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, 10+2। इसके अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी रहेगी। जैसे सीजीएल के अंदर मैं अगर एक बार दोबारा बताना चाहूंगी कौन कौन सी रह सकती है, उसके अंदर हो गया जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड के जितने भी एग्जाम है ये हो गया, असिस्टेंट ग्रेड के जितने भी एग्जाम है वो हो गए। उसके अलावा अपर कलर का एग्जाम हो गया। ये कुछ वैकेंसीज हैं जो इसके सीजीएल के अंदर होती हैं, यानी ये एक पोस्ट है। जैसे असिस्टेंट इनकम टैक्स का हो गया, अपर कलर के हो गए, ये ऐसे कुछ वैकेंसीज हो गई। जैसे ही सीएचएसएल के अंदर बात करेंगे, इसके अंदर क्या हो गया, ये हो गई, वो अपर है तो इसके अंदर क्या है, लोअर डिवीजन की हो गई। लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क, या बात करें तो आगे हो गया अपर ये डाटा एंट्री ऑपरेटर इस तरह से सीएचएसएल का हो गया। इसी क्वालिफिकेशन 10+2 रहेगी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे जेडबलई। इसके भी आप नाम से ही आपको सीधा पता चल रहा है कि जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम है। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है, जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। इसके अंदर सीधा समझ में आ रहा है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इंजीनियरिंग यानी बीटेक या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। बीटेक या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। जिन विद्यार्थियों ने बीटेक कर रखी है या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है वो जेडबलई का एग्जाम देते हैं। यानी जेडबलई मेरे हिसाब से जेइन होता है, जो जेइन बोलते हैं हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर, उसे जेडबलई एग्जाम कहते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम। इसके बाद हम आगे एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर, इसमें भी आपको नाम से ही समझ आ रखा है कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हम देखें कहाँ होती हैं। ये भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के अंदर स्टेनोग्राफर की कुछ वैकेंसीज होती हैं, कुछ पद होते हैं जिसके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर के नाम स्टेनो के नाम से अलग से एग्जाम कराती है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसके अंदर 10+2 का ये रहता है, प्लस स्टेनो का टाइपिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि वैकेंसीज ये अलग अलग मंत्रालय विभागों के अंदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज रहती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एमटीएस की। बात करेंगे। एमटीएस क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये भी भारत सरकार के मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन में स्टाफ लगा देंगे पहले। एमटीएस जिस तरह से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी अलग अलग विभाग की अलग अलग मंत्रालय के अंदर होती है, उसी प्रकार एमटीएस की वैकेंसी भी भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों विभागों के अंदर जो जितने भी डिवीजन लोअर डिवीजन के बाद के जितने भी स्टाफ होते हैं मल्टी स्टाफ, उन सबको एमटीएस के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर पोस्ट होती है इसकी। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम, ये 10th स्टैंडर्ड का होता है।
जिन्होंने भी 10th पास कर रखे हो एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद आपके 6 नंबर पे हम बात करेंगे सीएपीएफ की। सीएपीएफ से पहले मैं एक बार आपको उसका बता देता हूं, उसके बाद सीएफ का थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ेगा। जेएचटी का, जेएचटी ये होता है जूनियर हिंदी टाइपराइटर। जूनियर हिंदी टाइपराइटर। जूनियर टाइपराइटर ये भी अलग अलग मंत्रालयों के अंदर या विभागों के अंदर इसका एक इनकी अलग पोस्ट होती है, जिसका एसएससी जेएचटी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसका करेंगे, इसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी सीजीएल के समकक्ष है कि हिंदी या इंग्लिश से, हिंदी इंग्लिश से, सॉरी टाइपराइटर की जगह है ट्रांसलेटर होगा, सॉरी एक मिनट गलती हो गई। ट्रांसलेटर हिंदी या इंग्लिश से ग्रेजुएट होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग, तभी वो जेएचटी के लिए क्वालिफाई कर सकता है या एग्जाम दे सकता है। इसके बाद हम आएंगे सीधा सीएपीएफ पर। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, उन सब के लिए इसके अंदर एसआई एंड एएसआई लेवल का एग्जाम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएपीएफ के अंदर कौन कौन से विभाग एंड डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर एसआई और एएसआई की वैकेंसीज रहती हैं। इसके अंदर है दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इसके साथ ही बीएसएफ। ये कुछ विभाग हैं जिसके अंदर एसआई या एएसआई लेवल का एग्जाम होता है, जो सीएपीएफ एग्जाम एग्जाम नाम से एग्जाम होता है। ये एग्जाम एसएससी सीपीओ के नाम से कंडक्ट करवाती है। एसएससी सीपीओ इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यह भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है। किसी भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन हो, वो विद्यार्थी सीएपीएफ के एग्जाम के लिए एलिजिबल माना जाता है और सीएपीएफ का एग्जाम दे सकता है। चलो, ये तो हुए एसएससी के कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके बारे में। अब हम ब्रीफ में आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। चलो, हम सबसे पहले टॉपिक एसएससी सीजीएल पे आज बात करते हैं। उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे आज कि एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है एवं उसकी क्वालिफिकेशन एवं एज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। आज का टॉपिक है वैसे एसएससी सीजीएल। अभी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जो सीजीएल नाम से है,
और इसके अंदर उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसकी सीजीएल के अंदर हम बात करेंगे आज सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की, कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जाम एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कितने टायर के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराती है, किस किस पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, किस पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन रहेगा, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारा एग्जाम पैटर्न। तो चलो विद्यार्थियों हम चर्चा करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो किस तरह रहेगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है वो 4 टायर के अंदर एग्जाम कंडक्ट होता है। 4 टायर एसएससी सीजीएल का एग्जाम 4 टायर के अंदर कंडक्ट करवाती है। इसके अंदर टायर 1, मैं थोड़ा सा साफ करके डिटेल से करना चाहूंगा। सबसे पहले टायर 1, टायर फर्स्ट। जो एसएससी सीजीएल का टायर 1 एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के साथ ये एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होता है। एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। एमसीक्यू आप जानते ही हो कि सीधे 4 ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, उसी में से अपने को एक ऑप्शन जो सही होता है उसका जवाब देना होता है। जो ए बी सी डी के अंदर होता है उसमें टिक करना होता है। इसके अंदर इसके बाद टायर 1 के बाद टायर 2 आता है। टायर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ये भी एमसीक्यू टाइप का होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है ये भी। इसके बाद टायर 3 का एग्जाम होता है। ये पेन एंड पेपर मोड एग्जाम होता है, यानी कि ये जो एग्जाम होता है ये होता है डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं इसको, यानी कि वस्तुनिष्ठ भी बोल सकते हैं। वस्तुनिष्ठ, हाँ, डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी सब्जेक्टिव होता है एग्जाम। इसके बाद आपका होता है टायर 4। ये भी आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी सीएनसी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर का एग्जाम होता है ये, या हम कह सकते हैं इसके साथ होता है स्किल टेस्ट। और ये जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट, ये केवल उन पोस्ट के लिए है जिनके लिए ये एग्जाम, जिसमें कंप्यूटर सीपीटी और सीएसटी का क्वालिफिकेशन है, यानी कि वेयरेबल एप्लीकेबल, यानी कि ये उन एग्जामों के लिए है जिनके लिए इसके पोस्ट का क्वालिफिकेशन है। या फिर जनरल के लिए इसके साथ सीधा आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन। चलो दोस्तों, ये आज सीजीएल के 4 टायर की हमने बात कर ली। अब इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ से जानेंगे कि टायर 1 के अंदर एग्जाम का पैटर्न क्या है, टायर 1 के अंदर कौन कौन से पेपर है, और टायर 2 के अंदर कौन कौन से पेपर है, टायर 3 के अंदर कौन कौन से क्या पेपर है, टायर 4 के अंदर क्या, थोड़ा हम ब्रीफ में जानेंगे आगे। और इसमें हम चर्चा करेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग किस तरह की है, हम आगे अलग अलग टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है टायर 1। टायर 1 के अंदर हम सिलेबस की बात करें, मैं सिलेबस पे ब्रीफ में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे अगले सर है वो ब्रीफ में बताएंगे कि सिलेबस क्या है, उनकी पोस्ट क्या, क्वालिफिकेशन क्या है। मैं बस अभी इतना बताना चाहूंगा कि टायर 1 के अंदर जो एग्जाम होता है उसके अंदर क्या सिलेबस, मैं बस अभी इतना बताना चाहूंगा कि टायर 1 के अंदर जो एग्जाम होता है उसके अंदर क्या सिलेबस है। तो इसके अंदर जनरल अवेयरनेस, इसे मैं जीएस भी कह सकता हूं, या फिर मैं सामान्य अध्ययन भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या फिर इसमें जैसे जनरल अवेयरनेस है तो जागरूकता भी कह सकते हैं कि सामान्य जागरूकता का जो होता है। इसके जनरल अवेयरनेस या जीएस के आपके क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, और ये आपके ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स की ये जीएस रहेगी। और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.50 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग से आप समझते होंगे कि अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो उसका 0.50 मार्क्स काटा जाएगा, यानी 0.5 मार्क्स उसका काटा जाएगा। इसके बाद आपका आता है टायर 2 का, सॉरी टायर 1 के अंदर ही ये पहला पैटर्न हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया। इसके बाद ही आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि सामान्य, क्या नाम रहेगा हिंदी में, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क क्षमता, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क संहिता। इसका भी 25 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी रीजनिंग के, और जो इसका भी मार्क्स होंगे वो भी 50 मार्क्स होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी वो भी 0.50 मार्क्स रहेगी, यानी कि गलत क्वेश्चन होने पर 0.5 आपके काटे जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव यानी 1, इसको मैं 2 कह दूं, इसको 3, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, नहीं सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या इसको हम जनरली सीधे तौर पे नाम दे तो मैथ्स नाम दे सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड मैथ्स।
या इसका आ गया हम लोग हिंदी में बोले तो संख्यात्मक अभियोग्यता। संख्यात्मक अभियोग्यता, इसके अंदर भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे? 25 क्वेश्चन। और ये भी आपका ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर भी जो टोटल है ये 50 मार्क्स का रहेगा। यानी कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी जिसे जनरली मैथ्स का हम जो पार्ट बोलेंगे मैथमेटिक्स का, वो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अंदर भी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी 50 मार्क्स का ये भी रहेगा। इसमें भी नेगेटिव जो मार्किंग है आपकी, वो भी आपकी 0.50 रहेगी, यानी 0.5 मार्किंग आपकी नेगेटिव रहेगी। इसके बाद आपका चौथा रहेगा इंग्लिश, जनरल इंग्लिश या कंप्रीहेंशन, यानी इंग्लिश लैंग्वेज या कंप्रीहेंशन। तो इसका जो चौथा पार्ट रहेगा, नीचे ही लिख देता हूं, इसके अंदर ज्यादा तक एक साथ हो जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश यानी इंग्लिश लैंग्वेज या कंप्रीहेंसिव रहेगा। इंग्लिश का भी आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 0.50 मार्क्स रहेगी। तो टायर 1 का जो कुल पेपर है ये आपका कितने मार्क्स का रहेगा? जो 4 सेगमेंट में बांटा गया है, पहला आपका जनरल अवेयरनेस एंड जीएस का, दूसरा पार्ट जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग वाला पार्ट, उसका थर्ड पार्ट जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स का पार्ट, और चौथा पार्ट आपका इंग्लिश का। इसके अंदर 25 25 25 इस सेगमेंट से आ गए, तो टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन आपके हो गए। कितने मार्क्स के हो गए? ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी 200 मार्क्स का ये पूरा टोटल एग्जाम हो गया। और नेगेटिव मार्किंग जिस तरह अलग अलग बता दिए मैंने कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो टायर 1 का जो एग्जाम है वो आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, टायर 2 पे जाएंगे। टायर 2, टायर 2 का जो रहेगा, और एक बात मैं शायद कहना भूल गया इसके अंदर, टायर 1 के अंदर जो टाइमिंग बताना भूल गया मैं। जो आपका टाइमिंग रहेगा ये आपका रहेगा 16 मिनट। 16 मिनट जनरली जो विद्यार्थी उनके लिए 16 मिनट यानी 1 घंटे का एग्जाम रहेगा आपका। पर जो वीएच या ओएच है, यानी कि जो फिजिकल चैलेंज है, जितने भी हैंडीकैप है, उनके लिए रहेगा आपका 80 मिनट का एग्जाम। उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ये रहेगा 80 मिनट का एग्जाम। ठीक है, ये जानकारी आप थोड़ा सा देख लेना अलग से। अब मैं सीधा टायर 2 पे आता हूं। टायर 2 के अंदर बात करते हैं। इसके अंदर टायर 2 के अंदर 4 पेपर होते हैं आपके। टायर 2 के अंदर आपके 4 एग्जाम होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं? 4 एग्जाम। एग्जाम नहीं, सॉरी, पेपर बोलूंगा कि 4 पेपर होते हैं, सीधे ही बोलते हैं। इसके अंदर जो पहला पेपर होता है वो आपका रहेगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड। पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैं बोल दूंगा सीधा इसको, या फिर मैं इसको अगर बोलूं तो क्वांटिटेटिव
ये टायर 2 की हम बात करेंगे। टायर 2 के अंदर 4 पेपर होते हैं। वैसे जनरली तौर पे 2 पेपर माने होते हैं और कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें 4 पेपर होते हैं। तो आज हम टोटल 4 पेपर्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले पेपर 1। पेपर 1 के अंदर क्या होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एबिलिटी या मैथ्स, या हिंदी में क्या है तो संख्यात्मक अभियोग्यता। यानी मैं इस पेपर 1 को गणित का पेपर बोलूंगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैथ्स का पेपर। ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी इन मैथ्स का पेपर। इसके अंदर आपका क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके और मार्क्स आएगा ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा ये। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो भी आपकी 0.50 रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 0.5। इसके अंदर हम थोड़ा सा ब्रीफ में अभी जानना चाहेंगे, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सिलेबस के बारे में। तो पेपर 1 जो मैथ्स का पेपर है, यानी क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पेपर है, इसके अंदर मैथ्स के अंदर क्या क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। अब बात करेंगे हम टायर 2 की। टायर 2 के अंदर 4 पेपर होते हैं, जिसके अंदर 2 पेपर तो जनरली रहते हैं और इसके आगे के जो पेपर 3 और पेपर 4 है वो कुछ पोस्ट के लिए रहेगा। तो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन से पेपर रहेंगे, पर ये 2 पेपर जनरली सबके लिए रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथ्स, हिंदी में कहेंगे संख्यात्मक अभियोगिता। ये जनरली हम पेपर 1 को गणित का या मैथ्स का पेपर मान सकते हैं कि मैथ्स का पेपर है पहला पेपर। उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे पहले पेपर के अंदर और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। सिलेबस की मैं थोड़ा सा आपसे सिलेबस से डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे इसका इन चारों पेपरों का एकदम ब्रीफ में आपका सिलेबस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, या आप नोटिफिकेशन के अंदर भी देख सकते हो अच्छे से। तो थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि जो पेपर 1 है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर क्या नंबर सिस्टम होता है, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो गए, इसके अंदर रेशियो के हो गए, पार्टनरशिप के हो गए, इसके अलावा मिक्सचर के यानी मिश्रण के हो गए, ये एसआईसीआई हो गया यानी सिंपल इंटरेस्ट के हो गए, साधारण ब्याज का हो गया, फिर टाइम वर्क के हो गए, इसके अलावा टाइम डिस्टेंस स्पीड के हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इसके अलावा एरिया हो गया, इसके अलावा और भी जो ज्योमेट्री का पार्ट हो गया हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कुछ सिलेबस मैंने बताया, बाकी आप ब्रीफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं। हम आगे डिस्कशन करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन का रहेगा। पेपर 2 यानी इंग्लिश लैंग्वेज का एंड कंप्रिहेंशन यानी इंग्लिश का पेपर माना जाएगा पेपर 2। इसके अंदर भी आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। पहले पेपर में आपके 100 क्वेश्चन है, इसके अंदर 200 क्वेश्चन रहेंगे, ये नोट कर लेना। 200 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, यानी ये भी मार्क्स 200 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। और इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी ये आपकी रहेगी 0.25। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी अलग है, इसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अंदर सिलेबस में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, कुछ टॉपिक आपको बता देता हूं। इसके अंदर स्पॉट द एरर हो गया, इंग्लिश में एरर के क्वेश्चन हो गए, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, इसके साथ ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हो गए कुछ क्वेश्चन, इसके साथ स्पेलिंग वर्ड्स, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स का ये स्पेलिंग वर्ड के क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा कुछ पैसेजेस के क्वेश्चन आ गए जैसे क्लॉज पैसेजेस एंड कंप्रिहेंशन पैसेजेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका जनरली थोड़ा सा सिलेबस मैंने जिक्र करा है, बाकी आप डिस्कशन में अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे टायर 2 के अंदर पेपर 3 की। पेपर 3 के अंदर क्या है आपका? पेपर 3 रहेगा स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी का पेपर रहेगा पेपर 3। ये पेपर सीजीएल की कुछ पोस्ट के लिए ही होता है, जो आप आगे से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा कि किस किस पोस्ट के लिए ये रहता है। और मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि क्वेश्चन इसके अंदर 100 क्वेश्चन रहते हैं, जो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग 0.5 की रहेगी मार्किंग। इसके अलावा जो
इन पेपरों का जो टाइम पीरियड है वो आपका 2 घंटे का रहेगा, जिसके अंदर यानी 120 मिनट का। और जो फिजिकल चैलेंज है या जो VHOH है, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए रहेगा 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है, इसके अंदर 160 मिनट का रहेगा टाइम पीरियड। थोड़ा सा इसके अंदर मैं सिलेबस में बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा ब्रीफ में तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको, पर मैं थोड़ा सिलेबस का बता देता हूं कि स्टैटिस्टिकल का जो एग्जाम है इसके अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा रहेगा यानी सांख्यिकी आंकड़े, इसके साथ प्रोबेबिलिटी थ्योरी का पार्ट रहेगा, उसका इंडेक्स नंबर्स का रहेगा, इसके साथ ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का पार्ट रहेगा। इसके अलावा भी तो और भी कुछ है टॉपिक्स हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ये आपका हो गया पेपर थर्ड। इसके बाद बात करेंगे पेपर 4 की। पेपर 4 के अंदर क्या क्या रहेगा? पेपर 4 रहेगा आपका जनरल स्टडी का। ये भी पेपर 3 की तरह पेपर 4 रहेगा, ये भी कुछ पोस्ट के लिए है, जैसे एएसओ में इसमें मेंशन करा मैंने, एएसओ की पोस्ट के लिए ज्यादातर ये रहता है, और ज्यादा एएसओ की होगी, कुछ और भी पोस्ट है उसके लिए है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा अलग अलग किस पोस्ट के लिए कौन कौन से पेपर रहेंगे। तो पेपर 4 की बात करेंगे जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के अंदर आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र एंड वित्त का पार्ट। इसके अंदर भी जो क्वेश्चन रहेगा, पेपर का पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसके भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग 0.50 की रहेगी। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सिलेबस के अंदर इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स रहेगा, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का पार्ट रहेगा, सर इंडियन इकोनॉमी रहेगी, और कुछ इकोनॉमिक्स जो रिफॉर्म इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है उसका पार्ट रहेगा, इसके अलावा मनी बैंकिंग का पार्ट रहेगा, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी किस तरह का है, इसके कुछ टॉपिक्स रहेंगे। और भी टॉपिक्स हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ये आपके हमने अभी बताया टायर 2 के पेपर, चारों पेपर के बारे में। अब मैं आपको मार्किंग का बता देता हूं कि कितने मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा आपका। बात करेंगे टायर 3 की। टायर 3 के अंदर क्या है, ये पेपर जो है पेन एंड पेपर मोड के अंदर होगा। बाकी सारे पेपर आपके क्या थे, कंप्यूटर बेस्ड थे। अब ये है पेन एंड पेपर मोड, यानी कि इसे हम सब्जेक्टिव कह सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप में, यानी कि आंसर राइटिंग भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, आंसर राइटिंग। इसके अंदर जो आपका पार्ट रहेगा, सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये बहुत लैंग्वेज के अंदर है, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपको पेपर देना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव का पार्ट रहेगा वो हिंदी में है तो हिंदी का पार्ट रहेगा, इंग्लिश का है तो हिंदी इंग्लिश के पार्ट रहेगा। तो आप हिंदी या इंग्लिश कोई दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, उसके अंदर आप आंसर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव का पेपर दे सकते हो। इसके अंदर हम बात करेंगे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है या आंसर राइटिंग का हो गया, आंसर रिटर्न पेपर, इसके अंदर हो गया आपका, जो सिलेबस की बात करूं तो इसके अंदर मोटा मोटा रहेगा ऐसे, उसके बाद प्रेसी, उसके बाद आपका एप्लीकेशन, उसके बाद आपका लेटर, एटसेट्रा। तो अब एसएससी सीजीएल, एसएससी भी डिपेंड करेगा कि उसके अंदर आप पेपर में ऐसे के साथ प्रेसी दे देता है, कभी ऐसे के साथ एप्लीकेशन दे देता है, इसे लेटर दे देता है, तो ये उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं, कभी ऐसे के साथ लेटर दे देंगे, कभी ऐसे के साथ एप्लीकेशन दे देंगे। तो ये आपका इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस हो गया एक तरह से। और ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, ये आपका, इसके अंदर मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। और इसके अंदर भी आपका जो टाइमिंग है
वो 60 मिनट रहेगा या फिर 1 घंटा, 60 मिनट यानी 1 घंटा। और इसके अंदर भी दूसरी बात, जो 80 मिनट उनके लिए रहेगा जो हैंडीकैप्ड है, VH OH। इसके साथ इसके अंदर हो गया टाइम 60 का हो गया। तो ये आपका पेपर थर्ड हो गया, जिसके अंदर लिखित में पेपर होगा, एक तरह से सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई सी लैंग्वेज लिख सकते हो। आंसर राइटिंग का पेपर हो गया। इसके अंदर टॉपिक में एसे, प्रेसी, एप्लीकेशन, लेटर एटसेट्रा ये पार्ट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे टायर 4 की। एक इंपॉर्टेंट बात आपको एक बता देता हूं मैं, टायर 3 के अंदर ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का रहेगा। एक बात ध्यान से नोट कर लेना इस बात को, मैं इधर लिख देता हूं, मिटा के लिख देता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं, एक नीचे लिख देता हूं। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफाइड नंबर, यानी कि 33% नंबर लाने जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन के अंदर माना जाएगा। 33% मार्क्स इस पेपर के अंदर लाने जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टायर 3 का, हमने डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से कि किस तरह से टायर 3 का पेपर होगा आपका। अब हम बात करेंगे टायर 4 की। टायर 4 के अंदर क्या होता है, पेपर होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी CPT बोलते हैं इसको। ये केवल CSS के अंदर ASO की जो पोस्ट होती है उसके लिए ही होता है। और इसके अंदर जो सिलेबस रहेगा वो आपका वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट रहेगा। इसके अंदर जनरल कंप्यूटर का भी पार्ट रहेगा। और ये एक तरह से कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर को, आपके नॉलेज को चेक करने के लिए पेपर होता है कि आपको जनरल नॉलेज कंप्यूटर कितनी है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता है, वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर आपको वर्क कर टाइप करना आता है कि नहीं आता, वर्क करना आता है कि नहीं आता, ये उसके लिए होता है। तो ये जो ASO की जो पोस्ट होती है CSS के अंदर, केवल उसके लिए होता है। और इसके साथ ही आपका दूसरा पार्ट होता है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। ये भी इसको बोलते हैं DEST, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। ये भी केवल जो टैक्स असिस्टेंट का जो पोस्ट होती है केवल उसके लिए होता है। इसके अंदर जो डाटा एंट्री वो चेक किया जाता है कि आपके अंदर डाटा एंट्री एबिलिटी या स्किल्स कितना है, उसके लिए चेक करा जाता है। ठीक है, अब हम टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 की हम चर्चा करने के बाद अब हम जनरली सीधा आएंगे कि जो नॉर्मली जो स्टूडेंट है, जो सिंपल ग्रेजुएशन करके एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर हो गया ये। तो जो नॉर्मली जो टोटल मार्क्स हो गया मैं बताना चाहूंगा। नॉर्मल टोटल मार्क्स में आप क्या रहे हो, टायर 1 पेपर प्लस टायर 2 प्लस टायर 3 प्लस टायर 4। एक मिनट, इसके अंदर क्या है, एक मिनट, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। इसके अंदर जो टायर 1 का जो एग्जाम का मार्क्स है 200 मार्क्स का हो गया, प्लस टायर 2 का जो टोटल मार्क्स हो गए ये आप कितने हो गए। टायर 2 के अंदर 4 पेपर है, पर 4 पेपर के अंदर जो पेपर नॉर्मली जो काउंट होंगे बच्चों के, वो आपके किससे होंगे, किसी में आएगा आपका 2 पेपर काउंट होंगे, किसी के 4 पेपर काउंट होंगे, तीसरा पेपर काउंट होगा, किसी का चौथा होगा। तो इससे क्या है, जनरली पेपर में 2 पेपर 1 और पेपर 2 काउंट होंगे, तो ये आपका रहेगा 400 मार्क्स का। इसका डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर सबका होना है, डिस्क्रिप्टिव आपका रहेगा 100 मार्क्स का। और कंप्यूटर एफिशिएंसी ये किसी में काउंट होगा, किसी के नहीं होगा। CPT का पेपर जो है वो किसी किसी पोस्ट के लिए है। तो जनरली 4 में से 3 काउंट है, T1, टायर 2, टायर 3, 200, 400 और 100, ये हो गया आपके 600 प्लस 100, 700 मार्क्स। तो नॉर्मली स्टूडेंट का ये पेपर हो गया 700 मार्क्स का पेपर हो गया। अब जो कट ऑफ लगेगी आपकी, ये आपकी 700 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ लगेगी।
नॉर्मली पेपर के बच्चों के लिए। उसके अलावा जो अलग अलग पोस्ट डाली है उनके लिए थोड़ा टायर 3 ऐड हो जाएगा, टायर 3 के अंदर ऐड हो जाएगा, टायर 4 है तो टायर 4 के सॉरी टायर 3 तो ऐड नहीं, टायर 4 ऐड हो जाएगा, टायर 2 के अंदर जो पेपर 3 और 4 है वो ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। अब हम बात करेंगे आपके कि जो पेपर टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 हमने एकदम सीजीएल की रोकना है क्या? अभी हमें आपके बीच में अभी टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 की ब्रीफ में चर्चा करी। अब मेरी ये राय रहेगी कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने का प्रयास करें। मेरी पहली राय रहेगी मॉक टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए। आप वीक के अंदर कम से कम 5 मॉक टेस्ट दीजिए, एक वीक के अंदर 5 मॉक टेस्ट दीजिए। दूसरा मेरा ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर में आप 10 साल के पुराने पेपरों को सॉल्व करें। आप सभी को मेरी ये दो राय रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें। उसके साथ आप प्रीवियस पेपर ईयर के पेपर जितने भी है 10 ईयर के पुराने पेपर उठाए, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। इससे आपको तैयारी करने में आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और इसी के साथ ही हमने आज पूरे सीजीएल एसएससी क्या है और सीजीएल एसएससी सीजीएल का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हमने ब्रीफ में चर्चा करी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज हमारा ये वीडियो आपको आपकी पढ़ाई में लाभदायक साबित होगा और आप ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए, उनको एक उचित मार्गदर्शन दे पाए, उचित गाइडेंस दे पाए, ताकि जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन कर पाए, उनको जागरूक कर पाए कि आपकी तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं। ये प्रॉपर आपको जानकारी देने का हमारा पर्पस था और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ ही मैं एक वाणी से या एक लाइन से अपनी बात रखूंगा। ये आसान नहीं है मंजिल, ये आसान नहीं है मंजिल, लेकिन रुकना हमें नहीं आता, लेकिन रुकना हमें नहीं आता। निरंतर चलकर कठिन परिश्रमों से, निरंतर चलकर कठिन परिश्रमों से एक दिन इस मंजिल को पाएंगे, एक दिन इस मंजिल को पाएंगे। भीड़ में लाखों लोगों से अलग, भीड़ में लाखों लोगों से अलग कुछ नया कर दिखाएंगे, कुछ नया कर दिखाएंगे। इसी जुनून और जज्बे के साथ आप सभी एसएससी सीजन की तैयारी में जुट जाइए और उम्मीद करता हूं आप सभी हमारे द्वारा दिए गए गाइडेंस से उचित लाभ मिलेगा और आप जल्द सक्सेसफुल होंगे। जय हिंद, जय भारत। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब हेल्प अतुल तथा BSK नवोदय वर्ल्डवाइड चैनल पर जुड़ सकते हैं और आपको आगामी हम नए वीडियोस लेके आएंगे जिसके अंदर अब एसएससी के बाद आपको स्टेट पीसीएस और उसके अलावा और भी गवर्नमेंट सेक्टर की जितने भी वैकेंसीज है उसके लिए हम उचित गाइडेंस, उचित मार्गदर्शन करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी के साथ हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय, जय शिवा। हमारे बड़े भाई साहब ने भवानी शंकर जी ने बताया कि आखिर एसएससी क्या होती है, इसकी पैटर्न, एग्जामिनेशन पद्धति इत्यादि अनेक चीजें क्या होती है और सीजीएल के बारे में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना इत्यादि अनेक चीजों का विश्लेषण से बड़े भाई साहब ने हमारे चर्चा किया। तो अब हम यह चाहते हैं कि आप लोग ये जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी प्रोवाइड हो, ताकि हमारा जो नवोदय से सर्वोदय का पहल है वो साकार हो सके और हमारा जो सपना है, जो हमने स्वप्न देख रखा है कि एक भारत में एक उज्जवल भारत का मतलब निर्माण हो सके, सारे लोग जागरूक हो, क्योंकि अगर जागरूक सारे लोग होंगे तब फिर हमारे देश का विकास होगा और हमारे देश का ग्रोथ करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।